पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता गोल्ड और सिल्वर के लिए काफ़ी ख़राब रहा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का एडजस्टमेंट इतना ज़्यादा हुआ कि करीब करीब 6% के आसपास की गिरावट गोल्ड में। और चांदी की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते करीब 9-10% तक चांदी के भाव टूट गए। और रिकॉर्ड से अगर देखें तो चांदी करीब करीब 14,000 रुपये नीचे अब आ चुकी है। लेकिन अब आगे यहाँ से सोने और चांदी की राह क्या होगी? सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी भाव उस तरह से करेक्ट नहीं हुए हैं। क्या अगर उसका असर होगा तो क्या घरेलू बाजार में दाम और भी कम होंगे, या सोने और चांदी की जो तेजी थी, जो फंडामेंटल्स थे, वो वही बने रहेंगे, फिर से यहाँ पर दाम बढ़ेंगे? क्या कुछ होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम आज मुनाफे की मंडी में बात करने वाले हैं। मैं हूं विष्णु मोहन और हमारे साथ इन खबरों पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। बिटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही सुमित मखीजा भी हैं हमारे साथ, जिनसे हम नॉन एग्री मार्केट पर खास तौर से राय लेंगे। साथ ही आगे दो मेहमान और होंगे। अतुल चतुर्वेदी होंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्री रेणुका शुगर से, और साथ ही हमारे साथ नीरज पटेल होंगे, ब्राइट फेम इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, जिनसे हम जीरे की ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की डिमांड और सप्लाई की खबर है। चलिए सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। बिटूपन, आप बताइए, चांदी पर आज अच्छी तेजी यहाँ पर दिख रही है। क्या ये तेजी खरीदारी के लिए सही समय है, या अभी दूर रहना चाहिए इस बाजार से? देखिए, इंट्राडे में या 1-2 दिन में रिकवरी हो सकता है। वहाँ पे जो स्पॉट सिल्वर है 2858 का जो सपोर्ट है वो टूट गया है। और पैरेलली गोल्ड में भी सिनेरियो वही है। लास्ट वीक हम लोगों ने बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट में बाजार ये करेक्ट कर सकता है, लेकिन करेक्शन थोड़ा-सा हुआ है। और जो इंडियन मार्केट में टैक्स के कारण जो इम्पोर्ट ड्यूटी के कारण जो भी शार्प डिक्लाइन हुआ था, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा-सा पुल बैक हो सकता है इंट्राडे में 1-2 दिन के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से कन्विंसिंग बाइंग अभी फिलहाल के लिए नहीं है। हाँ, इंट्राडे में बाय कर सकते हैं, शायद थोड़ा बाजार में थोड़ा-सा रिकवरी हो सकता है 1-2 दिन का। लाइकवाइज़ गोल्ड में भी देखिए थोड़ा-सा रिकवरी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत हो सकता है। तो यहाँ पे अगर सिल्वर में पोज़ीशन लेना है तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गोल्ड से बेटर ज़्यादा वीक हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर सिल्वर में 1-2 दिन का कोई पुल बैक आता है, अभी 82,000 के आस-पास है, तो यहाँ पे कोई भी पुल आता है 84,000 84,000 450 ये सब लेवल पे आता है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे शॉर्टिंग इज़ मोर आइडियल। क्योंकि स्पॉट सिल्वर में 2850 8 का जो सपोर्ट तोड़ा है, तो बाज़ार शायद थोड़ा-सा पुल बैक लेके गिरने के लिए कोशिश करेगा। ओके। अगर गोल्ड में भी बताता, अगर आपने गोल्ड के बारे में नहीं पूछा, लेकिन गोल्ड में मैं एक बता रहा हूँ कि गोल्ड में भी देखिए इंट्राडे में ही बाइंग हो सकता है। 68,100 के आस-पास एक बार बाय करके 68,700 68,800 उसका लेवल हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 1-2 दिन का ही बाइंग है। और जो स्पॉट गोल्ड है ये करेक्शन और भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन 1-2 दिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी एक है, वो एक बुलिश हड़ाम जैसा फॉर्मेशन है। तो यहाँ से शायद 1-2 दिन का पुल बैक हो सकता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है गोल्ड शायद 20 टू 80, 20 टू 100 गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। तो उसे एमसीएक्स टर्म में बताइए, वो भाव क्या होगा? देखिए एमसीएक्स में भाव तो 6,500 67,000 दिख सकता है यहाँ पे आराम से। नहीं, ये जो कॉल आप दे रहे हैं सिर्फ इंट्राडे के लिए है, तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। 67,800 का और 68,700 का टारगेट है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। आगे के लिए इनको लगता है कि थोड़ी गिरावट अभी और बाकी है, यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट के बाद तो एक रिकवरी के मोड में है। ये सलाह इनकी तरफ से। दिव्या, आप बताइए, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? गुड मॉर्निंग यशमोहन जी। अभी हमें गुड जो मॉर्निंग। करेक्शन देखने मिला गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो काइंड ऑफ एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के आसपास आ गया है गोल्ड और सिल्वर दोनों। तो एक डेड कैट बाउंस हमें देखने मिल सकता है दोनों ही कमोडिटीज के अंदर। अभी एज ऑफ नाउ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसने भी रैली मिस की थी, तो वो लोग वापस से स्टैगर्ड मैनर में एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूँ तो इंट्राडे के लिए हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। जो नेक्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट है वो 68,700 के करीब बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 68,500 का रखें, और टारगेट ऊपर में 67,950 का मेंटेन करके चले। चांदी की अगर बात करो तो चांदी में अच्छा करेक्शन देखने मिला। लास्ट वीक ऑलमोस्ट 10% डाउन था। अभी ये जो रिकवरी में देखने मिल रही है आज, इट इज बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन जो भी मिडल ईस्ट में चल रहा है। तो अगर प्राइसेस ये लेवल पे इंटैक्ट रहते हैं और एक्सकेलेशन बढ़ता है मार्केट में, तो एक्सपेक्टेशन है कि और भी रैली आ सकती है आगे जाके। और ये हफ्ते जैसे कि देखा कि इम्पोर्टेंट डेटा भी
हैवी डेटा है, नॉन फार्म पेरोल डेटा है, साथ ही साथ एफओएमसी का स्टेटमेंट भी है। तो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगा, पर एज ऑफ नाउ बाय एंड डिप्स करके चल सकते हैं सिल्वर के अंदर हम इंट्राडे के लिए भी। 81,700 के करीब बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 81,300 का रखे और टारगेट ऊपर में 82,300 मेंटेन करके चले। तो इंट्राडे के लिए आपकी भी खरीदारी की यहाँ पर राय है, लेकिन इसको आगे के लिए मत मानिएगा, सिर्फ इंट्राडे के लिए। और जो भी स्टॉप लॉस बताया गया है उसका भी ध्यान रखिएगा। सुमित मखीजा, आप बताइए, आपकी रिसर्च क्या कहती है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? इंट्राडे के लिए क्या करें, और थोड़ा मीडियम टर्म अगर नजरिया हो 10 दिन 15 दिन 1 महीने का, तो उनको क्या करना चाहिए? नमस्कार विश्व जी, मेरी जो कॉल रहेगी वो आज सिल्वर पे रहेगी। लास्ट वीक हमने सिल्वर में बहुत बड़ा फॉल देखा था और इस हफ्ते इसमें एक बाउंस बैक देखने की काफी उम्मीद है। और आज कोई यूएस डेटा है नहीं इवनिंग में, लेकिन कल से मंगलवार से लेकर फ्राइडे तक काफी यूएस डेटा है, इंक्लूडिंग फेड मीटिंग। और फेड मीटिंग में जैसा कि हमें पता है कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है, लेकिन फेड मीटिंग में फेडरल गवर्नर जो बोलेंगे वो ज्यादा डिपेंड करता है आगे के आउटलुक पे कि सितंबर में फेड रेट कट होंगे या नहीं होंगे। अगर रेट कट होंगे तो डेफिनेटली एक और बाउंस देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरी आज इंट्राडे पोजीशन जो रहेगी वो सिल्वर में डिप्स पे रहेगी। अभी 82,200 का रेट आ रहा है, 81,800 850 के रेट के आसपास हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं और 81,200 के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट 82,600 और 82,800 तक के रहेंगे सर। कैरी नहीं करना है ना सुमित जी, आज ही काट कर जाना है? हाँ, ये इंट्राडे की पोजीशन है सर, क्योंकि बुधवार से पहले पहले हम ओवरव्यू अभी पोजिशनल नहीं लेके चल रहे, क्योंकि फेडरल मीटिंग में सब कुछ डिपेंड करेगा फेडरल गवर्नर की स्पीच पे। तो मेरी पोजीशन इंट्राडे की है और कल भी जो रहेगी वो इंट्राडे रहेगी। बुधवार मतलब पोजिशनल पोजीशन अभी नहीं लेके चलेंगे, वो पोजिशनल पोजीशन जो भी होगी वो फेडरल फंड रेट मीटिंग के बाद की रहेगी। ये आज का टारगेट है 82,800 तक के। एक्सपर्ट्स जो खरीदारी की राय दे रहे हैं सिर्फ आज के लिए दे रहे हैं, और आगे देखेंगे जिस तरह के आउटलुक आएंगे उसके बाद आप नई सलाह ले सकते हैं। क्रूड की अगर चाल देखें तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो वापस तनाव बढ़े हैं, जो स्ट्राइक हिजबुल्लाह से किए गए हैं, उसके बाद इजराइल की जो तैयारी है उससे चिंता बढ़ी है। वो सपोर्ट का फैक्टर है क्रूड के लिए। आज 6,500 रुपये के ऊपर है। सुमित मखीजा, आप बताएं सबसे पहले क्रूड में क्या करना चाहिए? बाइंग बन रही है, क्रूड अभी चल रहा है 6510 के आसपास। इसमें हम नीचे 6495 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 6430 के बिलो का, और ऊपर के टारगेट रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 6590 और 6620 तक के। तो ये व्यू है कच्चे तेल पर आपका। बिटूपन, आपकी राय? में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके कारण रिकवरी हो सकता है, लेकिन कोई भी रिकवरी के लिए देखिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बनेगा 6400 के नीचे, समथिंग अराउंड 6380 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है। क्योंकि अभी क्रूड ऑयल में जो सिनेरियो है, अभी यहाँ पे कभी देखिए एक छोटा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है तो बाजार रिकवरी हो जाता है, लेकिन ऊपर लेवल से फिर सेलिंग आता है। एक ब्रॉड वीकली रेंज बना है क्रूड ऑयल में 7580 टू 80.60, और वही अगर मैं रेप्लिकेट करके बनाता हूँ एमसीएक्स में, इट इज 6380 टू 6700। तो देखिए फिलहाल के लिए इंट्राडे में पुल बैक हो सकता है, रिकवरी हो सकता है, यहाँ पे बाय करके उतने स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर वीकली पर्सपेक्टिव पे देखना है, अगर कोई भी रिकवरी आता है 6680 6650 ये सब लेवल बनता है गोइंग फॉरवर्ड फॉर द वीक, मेरे हिसाब से वहां पे सेलिंग बनेगा, क्योंकि एक फॉर्मेशन है हेड एंड शोल्डर जैसा भी फॉर्मेशन नाइमेक्स में भी है और एमसीएक्स में भी सही उस तरह का दिखा रहा है। तो फिलहाल के लिए ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के लिए आप वो फैक्टर लेके बाय कर सकते हैं, लेकिन ऊपर लेवल पे बाजार को सस्टेन करने के थोड़ा मुश्किल होगा। तो आज के लिए इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस के साथ। आप बताइए दिव्या गगलानी, क्रूड पर और नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस हालांकि आज तेजी भी दिखा रहा है, 1.5% की तेजी है। इन दोनों काउंटर पर आपकी राय क्या है? क्रूड ऑयल की बात करूँ तो हमें ये वीक में पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिला। लास्ट 3 वीक से ऑलमोस्ट ठंडा ही पड़ा था, हमें एक सेल ऑफ देखने मिल रहा था बिकॉज ऑफ द कंसर्न इन चाइना, और साथ ही साथ सीज फायर के भी टॉक्स चल रहे थे। पर जो एक सरप्राइज अटैक हुआ इसराइल पे, तो उसके जो एक्सेलेरेशन काफी ज्यादा बढ़ गया, और अगर इसराइल भी अटैक करता है तो प्राइजेस में और भी रैली आ सकती है आगे जाके। तो क्रूड ऑयल मेरा टॉपिक रहेगा, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन क्या हम खेल सकते हैं, 4500 का कॉल ऑप्शन है वो 160 के अराउंड बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 130 का रखें और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करके चले। और नेचुरल गैस की बात करूँ तो नेचुरल गैस में हमें पिछले 2 दिन में ऑलमोस्ट 12% का कट देखने मिला। मेन रीजन ये है कि जो आउटपुट है लोकल मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ रहा है और डिमांड है एज ऑफ नाउ काफी ज्यादा कम हो गई है।
तो और दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। और अभी जो एज ऑफ नाउ जो नए वेदर फोरकास्ट आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन है कि एकदम गर्म रहेंगे, तो उसके से डिमांड की बढ़ने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। और अगर एज ऑफ नाउ अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो प्राइजेस ने जो ब्रेकआउट लेवल था प्रीवियसली 167 170 के आसपास का, वो रिटेस्ट किया हुआ है। अगर वो ये लेवल इंटेक रहता है तो रैली जो है हो सकती है आगे जाके। तो इंट्राडे के लिए हम नेचुरल गैस बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 175 का जो कॉल ऑप्शन है वो 11 पे लेके चले, स्टॉप लॉस हम 8 रुपए का रखें और टारगेट ऊपर में 16 का मेंटेन करके चले। ओके, चलिए, तो ये रहा नेचुरल गैस और क्रूड पर आपकी तरफ से। बिटूपन, आप बताइए, भारी गिरावट के बाद अब देखिए थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश हो रही है, क्या ये तेजी टिकाऊ दिखती है नेचुरल गैस की? लास्ट वीक भी हम लोगों ने वही सिनेरियो देखा था। हम लोगों ने शायद इफ यू रिमेम्बर 188 के आसपास हम लोगों ने 187 के आसपास बेचने के लिए बताया था। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। देखिए इतना स्ट्रेंथ अभी फिलहाल के लिए है नहीं। जिस तरह का रैली है वो ऑलमोस्ट वी शेप से डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि शायद ये 163 165 का लेवल ही स्ट्रॉन्ग बाइंग रेंज होगा। फिलहाल के लिए तो मेरे हिसाब से वेट करना पड़ेगा वो लेवल के लिए, उसके बाद ही हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेंगे। यहाँ पे नो पोजीशन सा बना रहा है, तो 163 165 का लेवल आता है तो वहां पे प्रिफरेबली हम लोग बाय कर सकते हैं। वहां से शायद एक राउंडिंग रिकवरी हो सकता है टुवर्ड्स 183 टू 185, तो तब तक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। बेस मेटल्स की राय बाद में लेंगे बेस मेटल्स पर। जीरे की बात सबसे पहले करेंगे एग्री में। जीरा अगस्त वायदा आज करीब 1% की तेजी दिखा रहा है, 26,800 के आसपास। लेकिन डिमांड और सप्लाई की क्या स्थिति है, ग्लोबल मार्केट में क्या स्थिति है, घरेलू बाजार में क्या स्थिति है, दोनों ही मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज पटेल हैं ब्राइटफेम इंटरनेशनल से। नीरज जी, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का हाल बताइए। जो कहा जा रहा था कि वहाँ पर बम्पर क्रॉप है अलग अलग देशों में, क्या वहाँ की क्या स्थिति बन रही है? क्या अभी भी भारत के ही जीरे की मांग ज़्यादा है ग्लोबल मार्केट में? क्या हाल है सर वहाँ? विश्व मोहन जी, सबसे ज्यादा अपनी नजर चाइना के जीरे पे टिकी हुई थी। चाइना का जो क्रॉप है वो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, उन लोगों के न्यूज के हिसाब से कि 1 लाख मैट्रिक टन आएगा। लेकिन उसमें यील्ड खराब होने के कारण क्रॉप 45 से 50,000 टन ही आया है। इतना ज़्यादा यील्ड चाइना जैसे कंट्री में खराब हो गया कि आधा हो गया उत्पादन? हाँ जी, चाइना में इस बार यील्ड बहुत ही खराब हुई और उसके चलते जो 1 लाख मैट्रिक टन का उनका अनुमान था उसमें उनको 50,000 45,000 के करीबन ही क्रॉप मिला है हाथ में। और चाइना के अंदर जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, वो अभी दिख नहीं रहा है। वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका जो लोकल कंजप्शन है जीरे का वो 75,000 से 80,000 टन का है। तो उसमें ये 45 या 50,000 उनको ही खपत में लग जाएगा। बाकी देशों का क्या हाल चल रहा है, सीरिया से तुर्की से और अफगानिस्तान? सीरिया, तुर्की और अफगानिस्तान में उनका जीरा भी इस बार इंडिया के जीरे के मुकाबले ऑफर प्राइस ज्यादा ही है। इंडिया का जो जीरा है सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे कम रेट में ही है अभी। नीरज जी, दाम तो घरेलू बाजार में दिख नहीं रहे हैं कुछ बहुत ज्यादा, दाम तो सुस्त ही है एक बड़ी गिरावट के बाद भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डोमेस्टिक मार्केट में भी पूरा मार्केट हैंड टू माउथ डिमांड पे ही चल रहा है। जिनको खपत है उतना ही जीरा परचेज कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के जैसे डोमेस्टिक मार्केट का हाल भी ऐसा ही है। अभी वो लोग जितना डिमांड है उतना ही माल परचेज करते हैं क्योंकि इस बार जीरे में बहुत सारे लोगों ने नुकसान किया है। तो उसके चलते व्यापारी लोग भी थोड़ा सोच के ही जीरा परचेज कर रहे हैं। तो आप बताइए, क्या लग रहा है भाव को लेकर यहाँ पे किस तरह की चाल आपको दिख रही है? अगर यहाँ पर भी सप्लाई कमजोरी है, किसान भी माल लेकर नहीं आ रहे, उनको लग रहा होगा कि आगे दाम बढ़ेंगे तब मैं माल वापस मंडियों में लाऊंगा। क्या दाम यहाँ से बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो कहाँ तक बढ़ सकते हैं? देखो विश्व मोहन जी, ऑब्वियसली किसान लोगों ने लास्ट ईयर जीरे के दाम बहुत देखे हैं, तो उनको इस बार जीरे के दाम बहुत कम दिख रहे हैं। तो इसके चलते किसानी जीरे की थोड़ी पकड़ है, लेकिन सामने उतना व्यापार भी नहीं है। व्यापार ज्यादा होता और जीरा की पकड़ किसानों की ज्यादा रहती तो जीरे के दाम बढ़ सकते थे। लेकिन फिलहाल जीरा ये भाव पे बना रहेगा। इसमें ज्यादा मंदी या ज्यादा तेजी की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है। ओके, कब तक, कितने
ये टाइम फ्रेम क्या है जो अगर इस दायरे में ही रहेगा, जीरा बहुत तेजी बहुत मंदी नहीं, तो इसका कोई टाइम फ्रेम है आपका? टाइम फ्रेम 1 महीना तक तो ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि चाइना की बिल्कुल डिमांड है नहीं। चाइना जो इंडिया का जीरा इंपोर्ट करता है, अभी इंडिया के दाम और चाइना के जीरे के लोकल जीरे के दाम ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके चलते चाइना वाले लोग इंडिया के जीरे को परचेज नहीं कर रहे हैं। जो उनके दाम थोड़े बढ़े और इंडिया के दाम यही रेट पे स्टेबल रहे तो इंडिया में थोड़ी बहुत डिमांड देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल वो अभी मुझे 20-25 दिन 1 महीना तक तो नहीं रहेगा। जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, लेकिन इस बीच देखिए इक्विटी मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया है। निफ्टी 50 25,000 के करीब पहुंच चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। सेंसेक्स और निफ्टी नहीं, मिड कैप इंडेक्स भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। जबरदस्त तेजी यहां पर जारी है। सेंसेक्स को देखें तो करीब करीब 550 अंकों की तेजी फिलहाल सेंसेक्स में दिख रही है और निफ्टी 150 अंकों से ज़्यादा की मजबूती यहां पर दिख रही है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों को देखें तो एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों में ज़बरदस्त तेजी है। इसके अलावा एल&टी, डिवीज लैब, बीपीसीएल जैसे शेयर है जहां से सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। कुल मिलाकर यहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल है। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा खरीदारी है। इसके अलावा रियलिटी, प्राइवेट बैंक्स, ये सब शेयर्स भी काफ़ी चल रहे हैं। चलिए, वक्त